गाजा वॉर आज तो न्यूज में नहीं है, ये तो कब से न्यूज में आता जा रहा है, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। बट आज जो न्यूज में आया था वो डोनाल्ड ट्रंप का 20 पॉइंट का पीस प्लान। तो वो 20 पॉइंट का पीस प्लान मेरे लिए बना बेस, और फिर उसके अराउंड मैंने पूरी चीजें को सर्च करना चालू किया। तो कल आपको जो टॉपिक आएगा न्यूज़पेपर में, तो दैट इज हाउ यू गो बैक एंड रिलेट इट टू व्हाट हैज हैपेंड प्रीवियसली। तो सबसे पहले अब हम इस टॉपिक पे आकर के इनकी डिटेल्स को समझते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब सुनो, मैं कहानी बता रहा हूं आपको। ये शहर जो है, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट शहर है, जेरूसलम। क्या लगता है क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट शहर है? So वन ऑफ द, it is said to be the birth of Jesus. हाँ, और गुड, और बोलो। इजराइल का कैपिटल। इजराइल का कैपिटल? ना। तो मतलब किसी को भी नहीं पता। अब आप कहानी सुनो इसकी। भैया, जेरूसलम वर्ल्ड के 3 रिलीजन का सबसे होली साइट है, इसलिए झगड़ा होता है। झगड़े का जो रूट कॉज है, दैट इज जेरूसलम का 3 बड़े रिलीजन्स, विच इज क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, एंड ऑफ कोर्स जूइश, जुडाइज्म बोलते हैं इनको, है ना, जूइश पीपल है, इनका रिलीजन होता है जुडाइज्म। ये इनकी कहानी है। इजराइल जो है वो है जूइश स्टेट। ठीक है, राइट। गाजा इज मेजॉरिटी पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन इज इस्लामिक। जो इसराइल के आस पड़ोस के लोग हैं, जॉर्डन और इजिप्ट, ये भी हैं इस्लामिक। ठीक है, राइट। तो ये इसराइल जो घिरा हुआ है, ये इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ है। जेरूसलम 3 बड़े रिलीजन्स का इंपॉर्टेंट साइट है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी ये बिलीव करती है, बिलीव क्या मतलब, फैक्चुअल है, जीसस का जो क्रूसिफिकेशन हुआ था वो यहां पर हुआ था। जीसस से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट इनके लिए ये सिटी है। इस्लाम ये बिलीव करता है कि प्रॉफिट मोहम्मद जब ट्रैवल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, एकदम फैक्ट्स मेरे को नहीं पता, तो उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉपेज था। तो देर इज अ होली श्राइन वहां पर, इनका एक होली मॉस्क है, थर्ड इंपॉर्टेंट मॉस्क फॉर इस्लाम्स, इस्लामिक पीपल। जूइश, जुडाइज्म, ये इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुडाइज्म से रिलेटेड काफी सारी एक्टिविटीज, होली साइट्स इसको मानी गई है। क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड चर्च है यहां पर जो काफी फेमस है। ऑफ कोर्स मॉस्क। बताने वाली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इनका इनका जो होता है जूइश का, वो द वॉल करके एक जगह है। सर मैं क्लास ले रहा हूं, आपको थोड़ी देर में करता हूं। ठीक है, तो ये द वॉल, ये जो है इस वजह से ये इंपॉर्टेंट। अब आप समझ सकते हैं, अगर 3 रिलीजन का एक सिटी पे हक है, या तीनों उसको अपना सेक्रेड सिटी मान रहे हैं, तो हमेशा इट विल बी अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यस और नो, लॉजिकली बुद्धि में घुसा ये बात? Yes, यस sir. सर। हाँ, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये जेरूसलम जो सिटी है ना, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, इसमें जेरूसलम सिटी में 2 पार्ट इस्लामिक इस्लामिक कब्जे में तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब इस्लाम डोमिनेटेड, मतलब मुस्लिम डोमिनेटेड 2 पार्ट है। एक पार्ट इज क्रिश्चियन डोमिनेटेड एंड एक पार्ट इज जूइश डोमिनेटेड। तो आप समझ सकते हो, एक ही सिटी में सेक्रेड माना जा रहा है और ऐसे लोग रह रहे हैं, तो फ्लैश पॉइंट हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो ये बेसिक रूट कॉज है कि कहानी, यार ये तो मुद्दा बहुत सालों से चलते आ रहा है, क्योंकि धर्म का मुद्दा है ये। ठीक है, अब अपन आते हैं, ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्या हुआ। तो अंडरस्टैंडिंग द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट सेंटर्स ऑन कॉम्पिटिंग क्लेम्स टू द सेम लैंड। भैया ये सब बोल रहे हैं कि ये जो लैंड है ये किसकी है, इसराइल की है कि पैलेस्टीन की है। मतलब मुस्लिम्स अभी इसमें क्रिश्चियनिटी उतना कूदा नहीं है, दे आर सपोर्टिंग इसराइल, यूएस इज सपोर्टिंग, नॉट एवरी कंट्री एज सच। इसराइल कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द टेरिटरी, ये जो व्हाइट में है ना, ये सब इसराइल का कंट्रोल है। While Palestine seeks statehood in the West Bank and Gaza Strip,
वैसे वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में पैलेस्टीन बोलता है कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट बोल दो और ये हमारा पार्ट है, हमको चाहिए ये गाजा और वेस्ट बैंक। लेकिन इनमें कब्जा इसराइल का रहा है, कभी पैलेस्टीन का रहा है, इसराइल का कंट्रोल रहा है, अभी ये फ्लैश पॉइंट है दोनों, वेस्ट बैंक और गाजा। ठीक है, वाइल पैलेस्टीन से ये पढ़ लिया। द गाजा स्ट्रिप अ नैरो कोस्टल एरिया रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट कॉन्टेस्टेड जोन। ये जो गाजा है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके बाजू में सी है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा फ्लैश पॉइंट का एरिया है, वर्ल्ड का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, और वायलेंस काफी ज्यादा यहाँ पर होने की चांसेस रहती है, होता भी है। ठीक है, तो जेरूसलम होल्ड्स डीप रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस फॉर बोथ साइड्स, मेकिंग इट अ कोर इशू इन एनी पीस नेगोशिएशन। तो ये बेसिक। अब अपन बढ़ते हैं, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इजराइल पैलेस्टीन। अब इसकी हिस्ट्री में थोड़ा डीप में जाकर के पढ़ते हैं। यहाँ पर जो जो चीजें मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगी वो मैं आपको बता दूंगा, उसको नोट कर लेना, जीके में आ सकता है। कहानी यहां से चालू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। द मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जायनिज्म अ जूइश नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो इस वर्ड से मत घबराना, ये जूस से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, राइट। तो जूइश के नेशनलिस्ट मूवमेंट को जायनिज्म बोलते हैं। अ जूइश नेशनलिस्ट मूवमेंट सीकिंग अ होमलैंड इन हिस्टोरिक पैलेस्टीन अंडर ऑटोमन रूल। तो ये 20वीं सदी के शुरुआत में 1900 समथिंग में पैलेस्टीन एक नेशन था, इसराइल नेशन नहीं था। इसराइल 1948 में बना, इसराइल उसके पहले नेशन नहीं था। इट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस इन 1948। तो पैलेस्टीन जो था, यहां पर काफी सारे जूइश लोग भी रहते थे। अब समझ में आ गया, पैलेस्टीन में तो मुस्लिम ज्यादा थे, है ना, तो वहां पे जूइश लोग भी थे। अब इनकी एक ही रिलीजियस साइट जिसको ये सेक्रेड मानते थे, झगड़े लफड़े तो होते ही होंगे। ठीक है, तो ये हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट रहा। अब क्या हुआ, पैलेस्टीन ऑटोमन रूल के अंडर था। ठीक है, तो ऑटोमन रूल कौन सा रूल है, ऑटोमन मतलब कौन सी कंट्री हुई, जल्दी से बताओ, जीके का क्वेश्चन हो सकता है। ऑटोमन, ऑटोमन अंपायर मींस कौन सा एम्पायर हिस्ट्री में? टर्की। टर्की। टर्की, टर्की, ठीक है, याद हाँ रखना, जी। टर्की। तो ऑटोमन अंपायर का रूल था, टर्की का रूल था। ठीक। अब क्या हुआ कि उस समय टर्की ऑटोमन एम्पायर जब खत्म हुआ वर्ल्ड वॉर वन के बाद, तो ब्रिटेन को ये पार्ट मिल गया। तुम्हें पता है वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटेन जीता था, तो ब्रिटेन को ये पैलेस्टीन वाला पार्ट मिल गया। तो ये ब्रिटेन 20-30 साल तक के इनके लफड़े वगैरह सहा। लेकिन ब्रिटेन ने एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन 1917 में किया। ये डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है, बालफोर डिक्लेरेशन। यूपीएससी में इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बालफोर डिक्लेरेशन, ये ब्रिटेन की आदत होती थी, जैसा इंडिया में भी उन्होंने किया, दो अलग अलग नेशन हम बना देंगे। यहां पर भी शुरू से ही डिक्लेयर कर दिया कि हम ना जूइश लोगों को अलग से घर दे देंगे। तो ऑब्वियसली देयर विल बी मोर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो दे सपोर्टेड नेशनल होम फॉर जूइश पीपल बाय प्रॉमिसिंग प्रोटेक्शन फॉर नॉन जूइश कम्युनिटीज। तो बोला हम नॉन जूइश को भी बचाएंगे और जूइश लोगों को एक घर दे देंगे। ये अर्ली 20th सेंचुरी की बात हुई। फिर ये चलता रहा 1947-48, तब जाकर के पार्टीशन, मतलब झगड़े चलते रहे, थक हार करके ब्रिटेन ने अलग राष्ट्र घोषित कर दिया। ब्रिटेन ने बोला कि मैं इजराइल अलग राष्ट्र है या नहीं, उस पे वोटिंग हुई, यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई। तो यूनाइटेड नेशन में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बुरा बन जाऊंगा, या तो मेरे को जूई गाली बकेंगे या इसराइल ये पैलेस्टीन वाले गाली बकेंगे, तो आई वोंट पार्टिसिपेट। बट बाकी सारी कंट्रीज ये चाहने लगी थी कि क्योंकि जूइश डोमिनेटेड है वो एरिया, तो वहां पर एक उनका भी एक अलग से नेशन हो जाए। तो यूएन ने प्रपोज किया कि पैलेस्टीन को हम डिवाइड कर देते हैं, एक जूइश स्टेट में और एक अरब स्टेट में। और जेरूसलम जो है वो इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। अब वो चार पार्ट मैंने बताया, वो वैसा जेरूसलम जो है वो इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। लेकिन ये बात ऑफकोर्स किसको नहीं सुहाई होगी कि जूइश और अरब में पैलेस्टीन को डिवाइड कर दो। जल्दी से बताओ लॉजिकली किसको बुरा लगा होगा? मैं कुछ सर हाईफाई बता रहा हूँ। अरब, अरब को। नहीं, बाकी लोग भी बताएं, मैं कुछ हाईफाई तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना, कि मैं जरूरत से ज्यादा डिटेल में चले जा रहा हूं। आप लोग मुझे बताइए, दैट इज हाउ आई वुड हैव स्टडीड, आई डोंट नो व्हाट यू लाइक। आप लोग को शायद, बताओ मेरे को फीडबैक दे दो यार जल्दी से, अनुष्का वंदना जल्दी से फीडबैक दे दो। यार कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो मेरे को तो क्लास रोक देना चाहिए इट सीम्स। मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहा हूं, बट मैं ऐसा सोच रहा हूं कि
क्लैरिटी आए दिमाग में। सर समझ में आ रहा है, ज्यादा डिटेल नहीं है। भैया प्रॉब्लम किसको हुई होगी? पैलेस्टीन को प्रॉब्लम होगा निधि, क्रिश्चियंस को क्यों होगा? क्रिश्चियन आउट ऑफ स्कोप है। पैलेस्टीन इज अ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, उसमें बोला कि जूइश और अरब स्टेट में डिवाइड कर दो, अरब यानी मुस्लिम्स अगेन। ठीक है, तो मुस्लिम्स को होगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो मुस्लिम्स ने क्या किया, अरेबिक कंट्रीज ने क्या किया, वॉर कर दिया इसराइल के ऊपर, और इसे नकबा का नाम दिया गया। नकबा का मतलब होता है कैटास्ट्रोफी। ये अरबिक वर्ड है, अरब लोगों ने ये वॉर को कैटास्ट्रोफी का नाम दिया। जो वर्ड अरेबिक है वो है नकबा। ठीक है, अब लेकिन वॉर में के बाद 1948 में इसराइल का इंडिपेंडेंस हो गया। ठीक है, लीडिंग टू द नकबा मास पैलेस्टीनियन डिस्प्लेसमेंट दैट रिमेन्स अ डिफाइनिंग ट्रॉमा। आप समझो ना, इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो काफी सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान गए, काफी सारे हिंदूज इंडिया आए, उसी तरीके से यहां पर भी हुआ होगा, है ना? अगर अलग से जूइश स्टेट बनी तो उस जूइश स्टेट में जितने मुस्लिम्स रहते होंगे या बहुत से मुस्लिम्स जो रहते होंगे वो चले गए होंगे अपने अरेबिक, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ और इसमें काफी नुकसान हुआ। तो यहां तक की ये कहानी। अब इंपॉर्टेंट चीजें और कब कब क्या क्या हुआ। 1967 में एक वॉर हुआ, 67 में 6 डे वॉर। अब क्या हुआ, इसराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक और सारी टेरिटरी को कब्जे में कर लिया आपने। इस 6 डे वॉर में इसराइल जीत गया और ये सारी टेरिटरी, जो कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी, अपने कब्जे में कर लिया। इंपॉर्टेंट है 1973 योम किपुर वॉर। योम किपुर क्या है? योम किपुर जो है वो जूइश लोगों का एक होली डे है, जैसे हमारा दिवाली हो गया या कोई एक होली फेस्टिवल हो गया, वैसे जूइश लोगों का एक होली फेस्टिवल है योम किपुर। योम किपुर के दिन ये सारे कन्फेशंस भगवान के सामने करते हैं, एक पवित्र दिन मानते हैं। 1973 में अरेबिक लोगों ने सरप्राइजिंग अटैक ऑन जूइश पीपल किया इस पर्टिकुलर डे में, योम किपुर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 4 साल पहले क्लैट में इजराइल पैलेस्टीन का जो पैसेज आया था उसमें इस वॉर के बारे में पूछा था, नाम क्या था इस वॉर का। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज 7 दिन पहले और हुई है योम किपुर के दिन, 2 अक्टूबर को योम किपुर था। एक चीज और हुई है वर्ल्ड में इस साल योम किपुर में, वो आ सकता है अगर ये पैसेज फिर से आए तो। क्या हुआ था? कैन एनीबडी टेल मी विदाउट गूगलिंग? अरे राघव पागल है क्या? गांधी जयंती थोड़ी पूछूंगा। रिलेटेड टू जूइश पीपल ओनली। नहीं पता? ध्यान दो। मैनचेस्टर, जो कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में एक सिटी है मैनचेस्टर, मैनचेस्टर यूनाइटेड आपने जानते ही होगे। मैनचेस्टर में एक इंसान ने, जूइश लोग जब प्रेयर करके बाहर निकल रहे थे, एक मुस्लिम इंसान ने उस उन पे घातक हमला किया, कुछ लोगों की जान भी गई। तो दिस कैन कम कि इस साल क्या हुआ था इस दिन, तो ये हुआ था, ये मैं आपको बता दिया। ठीक। 1990s में ओस्लो अकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था। ये 1990s वाला 15 साल का पीरियड ऐसा था, 10 से 15 साल का, जब शांति थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करने लगे थे। ठीक है, पैलेस्टीनिया को कुछ सेल्फ रूल मिल गया था क्योंकि इसराइल कुछ पार्ट में उनको रिकॉग्नाइज करने लगा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, ओस्लो अकॉर्ड से रिलेटेड मैं आपको कुछ बता रहा हूं, आप इसे नोट करोगे। ये अकॉर्ड हुआ था इसराइल और पीएलओ। पीएलओ इज पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहली बार 2 स्टेट सॉल्यूशन को रिकॉग्निशन दिया गया कि यार 2 अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक। इसमें जो एक इंसान था यासिर अराफत, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसान था। इस इंसान को की पहल के वजह से ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, और 10 साल 15 साल तक के शांति थोड़ी सी थी। इसके वजह से यासिर अराफत प्लस 2 और इंसान थे जिनका नाम मैं जरूरी नहीं समझता लिखवाना क्योंकि बहुत फैक्चुअल हो जाएगा, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, तो एक ऑप्शन में एक भी इंसान का नाम हमें याद रहता है तो हमारा काम हो जाता है। हमारा काम ये है, यासिर अराफत याद कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आदमी था। ठीक। तो ये ऑस्लो अकॉर्ड में ये हुआ, बट अभी फिर से इनके लफड़े चालू ही है। ठीक है, अभी भी अनरिजॉल्व है। वॉज देयर? यस यस यस। इसराइल में राघव 1948 के बाद से गवर्नमेंट थी। इनफैक्ट इसराइल के आने के बाद से पैलेस्टीन वीक होते चला गया और गाजा और वेस्ट बैंक में भी इसराइल का कब्जा था।
ठीक है, राइट। तो ये ऑस्लो अकॉर्ड के बारे में नीचे एक लाइन लिखी है, पढ़ लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि कहानी मैं बता चुका हूं आपको, मुद्दा समझ में आ गया है। व्हाई इज द गाजा स्ट्रिप अ कॉन्फ्लिक्ट जोन? कॉन्फ्लिक्ट जोन क्यों है? क्योंकि ज्योग्राफी और कंट्रोल हमें समझ में आ गया। 1967 के 6 डे वॉर के बाद इसराइल ने गाजा को कैप्चर कर लिया। 2005 में इसराइल ने गाजा से अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया, मतलब 2005 में छोड़ भी दिया, लेकिन एयर स्पेस और सी एक्सेस पे बरकरार वे अपना कब्जा रखा ताकि गाजा में कोई अरेबिक नेशन ना आ सके। देखो, दो ही रास्ते से आ सकते हैं, उन दोनों पे कंट्रोल अपना रखा था, बाकी हट गया था। गाजा में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये मैं बता चुका हूं। पॉलिटिकली ये इंपॉर्टेंट है, एक चीज और समझना कि ये पैलेस्टीन वाले भी आपस में झगड़ा करके दो पार्ट हो चुके हैं। एक है गाजा को कंट्रोल करने वाला हमास, गाजा को कंट्रोल करने वाला हमास, और एक है वेस्ट बैंक को कंट्रोल करने वाला पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट, एक तरीके से। तो उनमें भी झगड़ा है कि कौन किस पार्ट को कंट्रोल करेगा, तो वो भी फ्रेगमेंटेशन है। तो इस वजह से हमेशा झगड़ा चलता रहता है। हमास इज बेसिकली मिलिटेंसी ग्रुप, ठीक है, ये काफी आतंक मचा करके रखे हुए। तो ये गाजा के बारे में और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब ये समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड क्या बोलता है टू स्टेट्स की डिमांड को लेकर के। ठीक है, यूनाइटेड नेशन काफी दिनों से टू स्टेट सॉल्यूशन प्रपोज कर रहा है। टू स्टेट सॉल्यूशन में इजराइल एक नेशन और पैलेस्टीन एक, जो दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। वर्ल्ड बैंक और गाजा को लेकर के जो पॉइंट है वो ये है कि भैया इसको एक इंडिपेंडेंट नेशन पैलेस्टीन का पार्ट बोल करके डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि पैलेस्टीन एज सच अभी नेशन नहीं, विद जेरूसलम हैविंग सम स्पेशल इंटरनेशनल स्टेटस। ठीक है, मेनी नेशंस इन यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड सम अरब हैव ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड और सपोर्टेड अ पैलेस्टीनियन स्टेट। यूरोप में रिकॉग्निशन है, लैटिन अमेरिका में है, अरब में है। ध्यान रखेंगे यूएस नहीं करेगा, क्योंकि यूएस इजराइल का सपोर्टर है। इजराइल, अगर यूएस हट जाए तो इजराइल इज नथिंग। ठीक है, द यूएन कॉल्स फॉर एंडिंग ऑक्यूपेशन, ये सब हमारा थियोरेटिकल चीज, मतलब उतने काम का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि यूनाइटेड नेशन और काफी सारी दुनिया दो स्टेट को मान रही है, लेकिन झगड़ा अभी भी है। ठीक, तो अगर इसकी बात करें तो ब्रॉड सपोर्ट है, ग्लोबल कंसेंसस कंसेंसस है कि दो स्टेट अलग अलग होनी चाहिए। लिमिटेड एनफोर्समेंट, ठीक है, वीटो पावर्स, जियोपॉलिटिक्स एंड यूएस बैकिंग फॉर इजराइल कंस्ट्रेंट यूएन एक्शन। इसको समझो, तुम्हें लगेगा कि यार यूएन जब चाहता है तो हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि यूएस इजराइल के साथ है। यूएस बोलता है कि ये दो नेशन वगैरह नहीं भैया, इजराइल इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, तो वीटो पावर है उसके पास। डिवाइडेड इन प्रैक्टिस, सम कंट्रीज अपोज और प्लेस कंडीशंस ऑन रिकॉग्निशन। कुछ कंट्रीज क्या कर रही, बोलते हैं मानते तो हैं लेकिन ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरीके का मुद्दा है वर्ल्ड को। अब ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने सबसे पहली बार, जब पिछली बार वो प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने प्रपोज किया कि मैं एक पीस प्लान दे रहा हूं 2020 में, और उसका नाम उन्होंने दिया था डील ऑफ द सेंचुरी या पीस टू प्रॉस्पेरिटी। नाम याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रंप का पिछली बार का प्लान का नाम क्या था। डील ऑफ द सेंचुरी या पीस टू प्रॉस्पेरिटी प्लान, ठीक है, ये उन्होंने पहली बार दिया। अभी उन्होंने बोला मैं नए 2025 में 20 पीस प्लान, मैं 20 पॉइंट्स दे रहा हूं जिससे पीस अचीव हो जाएगी। अक्टूबर 9 यानी कल ये फर्स्ट फेज ऑफ प्लान रिलीज हुआ, जिसको इजराइल और हमास दोनों ने साइन किया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये 3 फेज में ये प्लान आएगा, ध्यान रखना 3 फेज में ये प्लान आएगा। कल फर्स्ट फेज में दोनों ने साइन किया। कौन कौन की प्लेयर्स है, ये आपके लिए फैक्चुअल में बना के लाया हूं। मेरे को बड़ा बोरिंग लगता है ये फैक्ट्स बताना, बट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इजराइल लेड बाय प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हमास is a militant and political organization controlling Gaza. Key figures are these. तो आप फटाफट नोट्स बना लो। पैलेस्टीन अथॉरिटी का दूसरा नाम है फतह। इट कंट्रोल्स द पार्ट्स ऑफ वेस्ट बैंक एंड कॉम्पीट्स पॉलिटिकली विथ हमास फॉर पैलेस्टीनियन लेजिटिमेसी। यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा ही सही रहेगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी लाइक यूएन, अरब लीग, इनका भी मुद्दा यहां पर है। तो ये सारे लोग स्टेक होल्डर्स कहीं ना कहीं पर हैं। और आप में से कोई ये काम कर ही रहे होंगे, मेरे को पता है, फोटो खींच लेते हैं यार,
देख लेंगे बाद में, वो निहायती बेवकूफी वाला काम कर रहे हैं। अच्छा चलो अब आते हैं भाई, ट्रंप का ये सॉल्यूशन क्या है। ट्रंप ने क्या सॉल्यूशन दिया है? ट्रंप ने सबसे पहली चीज बोला है इमीडिएट सीज फायर, कोई झगड़ा नहीं होगा। दूसरा बोला जितने होस्टेजेस हैं तुम्हारे पास, एक कंट्री दूसरे कंट्री के होस्टेज जो रखा होगा, विद इन 72 आवर्स उनको रिलीज किया जाए। होस्टेज का मतलब बंदी होता है, जो दूसरी देश के बंदी बना लिए। जो प्रिजनर्स होंगे, पैलेस्टीन के प्रिजनर्स जो इसराइल के पास हैं, इसराइल भी उनको रिलीज करेगा, मतलब म्यूचुअली रिलीज करेंगे। और इसराइल जो है वो अपने फोर्सेस को विड्रॉ करेगा टू प्री अग्रीड लाइंस, मतलब जहां पर पहले थी वहां पर अपनी फोर्सेस को वापस लेके जाएगा। ये बेसिक पॉइंट्स इसने बोले हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि ताजुब है, हमास उसमें मान गया है बट कभी भी बैकफायर हो सकता है। ट्रंप ने यह बोला है कि हमास को अपने सारे टनल्स, वेपन्स, मिलिट्री स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। डी मिलिटराइजेशन, यानी मिलिट्री को वो चीजों को यूज नहीं करना है। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन के समय हो सकता है यहां पर प्रॉब्लम आए, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, डीमिलिटराइजेशन एंड गवर्नेंस विथ रिस्पेक्ट टू हमास। ठीक, और क्या क्या है? ट्रांजिशनल गवर्नेंस, एक इंपॉर्टेंट चीज इसने अनाउंस की है, ये इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है गाजा को लेकर के एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन हम बनाएंगे। गाजा को कुछ दिन तक के एक इंटरनेशनल बॉडी ओवरसाइट करेगी, वो देखेगी, और इसका चेयरपर्सन खुद डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, सिक्योरिटी गारंटीज दिया है कुछ, मॉनिटरिंग बाय इंटरनेशनल एक्टर्स इंक्लूडिंग द यूएस, इजिप्ट, कतर एंड अदर्स। तो सिक्योरिटी की गारंटी ये सारे नेशन ले रहे हैं कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, धीरे से इलेक्शन भी हो जाएगा। अब ये कुछ चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म है जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप फिर भी एक क्विक देख सकते हो। लोग बोल रहे हैं कि यार इसराइल को ज्यादा फेवर कर रहा है क्योंकि यूएस पीछे है। ठीक है, स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा रहा है पैलेस्टीन के ऊपर, बोल रहा है कि डीमिलिटराइजेशन करो, जो कि बाद में हमास रिजेक्ट कर सकता है। तीसरा, बोलना और एग्जीक्यूट करने में दिक्कत रहती है, कुछ एग्जीक्यूशन प्लान में गैप हो सकता है, वो एक चैलेंज हो सकता है। ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट। ठीक है, बार बार नेगोशिएशन हुआ है, बार बार प्रोमिसेस तोड़ी गई हैं, तो डेफिनेटली पार्टीज के बीच ट्रस्ट वाला इशू रहेगा। ठीक, ओके, तो ये हमारा एक टॉपिक खत्म। अब आप मुझे बताओ, डू यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इजराइल पैलेस्टीन इशू? यस सर। जल्दी से मुझे बताओ, डू यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट दिस इशू? ये इशू रूट से समझ में आया, मैप दिमाग में रखना, तो हमेशा कहानी इजी रहेगी, रटने की कोशिश मत करना। हमेशा सबसे ज्यादा 3 रिलीजन का सीक्रेट साइट है तो लफड़ा तो होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, हमास के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख लो। ये एक सुन्नी इस्लामिक ग्रुप है। ठीक है, सुन्नी इस्लामिक, SUNNI, ये ग्रुप है, और इनकी मिलिट्री विंग का नाम है अल कसम। अब ये जीके में आ गया तो इस वजह से मैं दे रहा हूं। ठीक, तो ये हमारा हुआ आज का पहला टॉपिक खत्म, शायद 2 ही कर पाए क्योंकि मैं टाइम लग रहा है, बट अब दूसरे तीसरे टॉपिक में उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी हम सेकंड टॉपिक करते हैं, साइंस से रिलेटेड, ब्लैक होल्स। ठीक है, तो मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। ओके, तो ये अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ब्लैक होल्स कहां से आ गए अचानक से। वो कहां से आया पता है? वो जो मैंने बोला ना, एक, क्यों लिखा नहीं रहा है, ये शेयर्ड है ना, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। रोग प्लैनेट, इसके बारे में मैंने पढ़ा, मुझे ये न्यूज इंटरेस्टिंग लगी। अब ये रोग प्लैनेट होते क्या है? ठीक है ना, देखो, दुनिया के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो किसी ना किसी सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, वी नो दैट। बट ये जो रोग प्लैनेट होते हैं ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं, इनका जहां मन ये उधर चले जा रहे हैं, इनका ये किसी एक के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, इनकी फिक्स ऑर्बिट नहीं है। ठीक, तो
कल ये न्यूज में आया था कि एक प्लैनेट का पिक्चर वगैरह शेयर हुआ। इस रोग प्लैनेट का नाम है CHA11077626। इतना रटने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा बहुत याद कर लो बस, काफी अगर आया तो। ये ये घूम रहा है और अपने आसपास की चीजों को बहुत तेजी से गॉबल कर रहा है। गॉबल करना मतलब निगल जा रहा है। इनफैक्ट साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि आज तक इतनी तेजी से किसी चीज को कोई निगला जा सकता है, एक प्लैनेट निगला जा सकता है, ये हमने कभी नहीं देखा है। ये इतनी तेजी से पर सेकंड बिलियन टन्स निगलते चला जा रहा है, ठीक है, अपने आसपास के एनवायरमेंट को। ठीक। ये इसके कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो प्लैनेट मिला है ये 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, जो कि साइंटिस्ट के लिए बोल रहे हैं कि यार ये तो बड़ा छोटा प्लैनेट है, 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो हमें 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड बहुत बुढ़ा लगता, बुढ़ा क्या मतलब, हमारे लिए तो अनइमेजिनेबल है। बट साइंस एस्ट्रोनॉमी के रिस्पेक्ट में दिस इज यंग। फिर एक फैक्चुअल चीज है कि ये अर्थ से अराउंड 600 लाइट ईयर्स की दूरी पे मिला है। लाइट ईयर्स क्या होते हैं? डिस्टेंस है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है मेजर करने के लिए। ठीक है, कि लाइट को एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट या एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है। तो 600 लाइट ईयर्स मतलब उस वहां की जो लाइट है वो अर्थ तक के कितने दिनों में ट्रैवल कर रही है, उसकी ये यूनिट है। ठीक है, राइट। चलो, तो अब ब्लैक होल्स क्या है, यहां से चालू करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये प्लैनेट नहीं था। ये प्लैनेट के रिस्पेक्ट में एक बड़ी साइंस की फील्ड जिसको आज हम कवर करने वाले हैं, ब्लैक होल्स, वो इंपॉर्टेंट है। A black hole is a celestial object where gravity is so immense that nothing, not even light, can escape its pull. Before I go and explain this, मैं आपको थोड़ा सा साइंस बताता हूँ। ठीक है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। हमारी दिक्कत ये है कि स्कूल में हमें बताया सब, पढ़ा दिया जाता है, समझाता नहीं है कोई। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं ये ग्रेविटी होती क्या है। ठीक। अभी ग्रेविटी को हम समझते हैं, आइंस्टाइन ये बोल करके गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने सराउंडिंग को वार्प करता है, मतलब मोड़ता है। इमेजिन करो एक चादर, अ फैब्रिक। ठीक है, एक चादर को इमेजिन करो, पूरे यूनिवर्स में ये चादर फैली हुई है। अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो अपने हाथ में, अपने दोनों हाथ को फैला करके इमेजिन करो आप दोनों हाथ के बीच में कोई फैब्रिक को रखे हुए हो, एक चादर को रखे हुए हो। इट विल बी फ्लैट। बट इमेजिन करो उस चादर में, आपके जो हाथ में जो चादर है जिसको आप फैला के रखे हुए हो, उस पे मैं एक भारी ऑब्जेक्ट डाल देता हूं, एक लोहे की बॉल डाल देता हूं, तो व्हाट विल हैपन टू दैट? व्हाट विल बेंड हो हैपन टू दैट? जाएगा। आप अभी भी उसको दोनों कोने से पकड़े हुए हो, क्या हो जाएगा वो? बेंड होगा थोड़ा। सर बेंड हो जाएगा। बेंड। बेंड हो जाएगा, यस। वो बेंड होगा, वो नीचे की तरफ झूल जाएगा। तो जब वो नीचे की तरफ झूल जाएगा तो नीचे, अब आप इमेजिन करो कोई भी चीज, है ना, अगर अगर इस तरीके की है, ये इस तरीके का हो जाएगा शेप, ये चादर का शेप इस तरीके का कुछ हो जाएगा, दिस इज योर बॉल, इस तरीके का कुछ हो जाएगा। यार कोई भी चीज जो यहां पर आएगी वो ऐसे फट से नीचे गिर जाएगी। कोई भी चीज जो इस कोने तक के आएगी वो फट से नीचे गिर जाएगी। ये नीचे जो अट्रैक्ट कर रहा है चीज, दिस इज ग्रेविटी। वेरी सिंपलिस्टिक टर्म्स आई एम एक्सप्लेनिंग यू, दिस इज ग्रेविटी। तो दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट, मैं भी आप भी, अपने अराउंड की स्पेस को रैप कर रहे हैं, बट हम क्योंकि हमारा मास इतना कम है कि ऐसे कोई खींच करके हमारे पे गिर नहीं जा रहा है। ठीक है, बट सन का मास काफी ज्यादा है। तो सन अपने आसपास की चादर को नीचे की तरफ झुका दिया है, और जितने लोग, ये जैसे सन है, तो वो चादर को झुका करके, मान लो अर्थ इस ऑर्बिट पे, तो वो इसी ऑर्बिट के चक्कर मारते जा रहा है, धीरे 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 सन के तरफ कोलैप्स हो जाएगा। बहुत बिलियन ऑफ ईयर्स है कोलैप्स होने में। ठीक है, बिलियन ऑफ ईयर्स है। तो ये ऑर्बिट ऐसी चल रही है। ये सन है मान लो, यहाँ पर कोई एक ऑर्बिट में एक प्लैनेट चल रहा है, यहाँ पर अर्थ चल रहा है, ये अर्थ चलता चला जा रहा है, धीरे 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 ऑर्बिट कम होते जाएगी और सन पे जाकर के ये गिर जाएगा। सन उस समय ब्लैक होल बन जाएगा, अपनी सारी चीजों को, आसपास की चीजों को अपने अंदर समेट लेगा। ठीक। तो ग्रेविटी ये होती है। ठीक है, आपको जो टाइम का सेंस होता है वो भी ग्रेविटी की वजह से ही होता है। लाइट को यूजुअली ऐसे ट्रेवल कर लेना चाहिए, बट क्योंकि ये चादर झुकी हुई है इसलिए लाइट ऐसे घूम जाती है। दैट इज कॉल्ड एज बेंडिंग ऑफ, अपन आगे देखेंगे, लेंसिंग बोलते हैं उसको।
ठीक, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रेविटी का। अब ब्लैक होल्स क्या होते हैं उस पे आते हैं। अ ब्लैक होल इज अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट वेयर ग्रेविटी इज सो इमेंस दैट नथिंग इवन लाइट कैन एस्केप इट्स पुल। आप सोचो ना, ये इतनी भारी चीज यहां पे रख दी गई है कि इसके आसपास जो भी होगा ये खींचा चला आ जाएगा, यहां पर अंदर घुस जाएगा। इनफाइनाइट ग्रेविटी है यहां पर, कुछ भी इससे नहीं बच सकता ब्लैक होल से। इट फॉर्म्स व्हेन अ मैसिव स्टार कोलैप्सेस अंडर इट्स ओन ग्रेविटी आफ्टर एग्जॉस्टिंग इट्स न्यूक्लियर फ्यूल। ब्लैक होल बनते कैसे हैं? ब्लैक होल बनते ऐसे हैं कि जब सन की एनर्जी खत्म हो जाएगी, सन जैसे स्टार्स की एनर्जी खत्म हो जाएगी, सन में रेगुलरली न्यूक्लियर फ्यूजन होता चला जा रहा है। ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन, सारे स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन होता जाता है। जैसे ही ये फ्यूजन खत्म होगा मतलब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। एनर्जी खत्म होगी तो वो कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स करेगा तो उसे सिंगुलैरिटी बोलते हैं, अपने आसपास की सारी चीजों को अंदर ले आएगा। दिस सिंगुलैरिटी इज ब्लैक होल। ब्लैक होल्स तीन तरीके के हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, स्टेलर, सुपरमैसिव और इंटरमीडिएट। ये स्टेलर सुपरमैसिव किस चीज से रिलेटेड है? ये सिंपल सी चीज है। स्टेलर मतलब ऐसे ब्लैक होल्स की ना डेंसिटी बहुत हाई है, ऐसे ब्लैक होल्स जिनकी जो इनकी जो मास है दैट इज 3 टाइम्स द मास ऑफ द सोलर। ठीक है, इसको हम स्टेलर बोलते हैं। सुपर मैसिव मतलब बहुत ही लार्ज मास वाले, मतलब हमारे सन से भी बिलियन ऑफ टाइम्स ये भारी हो सकते हैं, मिलियन ऑफ टाइम्स भारी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, इनसे एक्सरेज आती है। ठीक, तो अभी हम ये चीज समझे। अब स्टार्स जब मरते हैं तो वो ब्लैक होल बन जाते हैं। ब्लैक होल बनते हैं तो ग्रेविटी इनफाइनाइट हो जाती है, टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, सारी चीजें उस होल के अंदर घुस जाती है। अब ब्लैक होल्स बनते क्यों हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि मैंने आपको बता चुका है। कोई भी स्टार ना स्टेबल इस वजह से क्योंकि उस पे एक आउटवर्ड थर्मल प्रेशर है और एक इनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल है। ठीक है, वो कुछ एनर्जी को रेडिएट कर रहा है बाहर के तरफ, वो वाला प्रेशर है, और अंदर कोई चीज उसको खींच रही है, ग्रेविटेशनल पुल। एक दिन ये थर्मल प्रेशर हो जाएगा बंद, खत्म, जीरो। उस समय क्या होगा, ग्रेविटी बस बचेगी तो पूरी चीजों को अंदर की तरफ खींच लेगी। When fusion ends, gravity dominates, causing collapse. उस दिन ये पूरा का पूरा स्टार कोलैप्स हो जाएगा। जो मास बचेगा, ये एक तीन साइंटिस्ट ने बोला था, टीओवी, नाम याद रखना, टीओवी, टॉलमैन ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर याद रह सकता है आपको क्योंकि मूवी भी आपने देखी होगी। अगर ये जो बची हुई चीज का मास 3 सोलार मासेस से ज्यादा है तो ये ब्लैक होल बन जाएगा। यहां से कुछ भी बच के नहीं निकलेगा, कोई इसे बचने से नहीं रोक सकता। ठीक, अभी आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बड़े सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता चुका हूं, एक बार क्विक रीडिंग कर लेते हैं। दिस कोलैप्स कर्व्स स्पेस टाइम सो स्टीपली दैट एस्केप वेलोसिटी सरपासेस लाइट स्पीड, हेंस अ ब्लैक होल रिप्रेजेंट अल्टीमेट विक्ट्री ऑफ ग्रेविटी। जो पूरा मैटर है वो एक पॉइंट में आकर के कंडेंस हो जाता है, इतना डेंस रहता है ये। ठीक है, और यहां पर फिजिक्स के कोई लॉ ऑपरेट नहीं होते हैं, टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, वेयर डू आइंस्टीन एंड रिलेटिविटी कम इन? अब देखो मैं कैसे बिल्ड करते जा रहा हूं, मैं कल के एक मुद्दे से हिस्ट्री को उठा के, साइंस को उठा करके डील कर रहा हूं। अब मेरे को लगा यार आइंस्टाइन इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। तो आइंस्टीन पहला आदमी था, ठीक है, जो जनरल रिलेटिविटी की बात किया, और ऑफकोर्स इसने बात की। आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर जनरल रिलेटिविटी प्रेडिक्टेड द मास कर्व स्पेस टाइम। मास कर्व स्पेस टाइम का मतलब क्या हुआ, जो अभी मैंने समझाया ना, वो चादर ऐसे हो जाती है। आइंस्टाइन बोला भैया कोई भी चीज ऐसे रखोगे तो वो कर्व में चला जाएगा, इसी वजह से स्पेस कर्व्ड है। ये इंपॉर्टेंट आदमी है। इसने सबसे पहली बार ब्लैक होल सॉल्यूशन निकाला था, एक इक्वेशन निकाला था जिससे पता चल जाएगा कि ब्लैक होल कब बनेंगे। ठीक, ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है। इंडिया के रिस्पेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस चंद्रशेखर, बिकॉज इनको नोबेल प्राइज मिला है। इनके बारे में हम अभी आगे और देखेंगे। अब रिलेटिविटी क्या बोलती है? तीन चीजें, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, लाइट बेंड्स अराउंड मैसिव ऑब्जेक्ट्स। लाइट जो है वो यहां से सीधी नहीं जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी क्योंकि इसको रास्ता यही दिख रहा है। टाइम डायलेशन, एक्सट्रीम ग्रेविटी में टाइम डायलेट हो जाता है, टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा ब्लैक होल में क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव्स, सिंपल सी बात है, पानी में पत्थर मारोगे तो आसपास रिपल्स आएंगे ना, उसी तरीके से यहां पर भी आसपास रिपल्स आ जाएंगे। ये अभी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक आइडिया होना चाहिए कि क्या आइंस्टाइन बोल के गया, ताकि आप लगो कि करियर लॉन्चर भिलाई के स्टूडेंट हो, सिद्धार्थ सर ने कभी ये क्लास ली थी।
तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब जो मुद्दे की बात है जहां से मैं चालू किया था, ब्लैक होल्स अभी न्यूज में कब थे? इस साल दो बड़े इंपॉर्टेंट हादसे हुए। ठीक है, पहला हुआ मई 2025 में, जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे आता है कि किसने डिटेक्ट किया। ठीक, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग था, उसे डिटेक्ट किया। ठीक है, इसका क्या अहमियत है? हमें आज तक लगता था कि ब्लैक होल इतना पुराना नहीं है, बट ये तो बिग बैंग से सिर्फ 500 मिलियन साल बाद में एक ब्लैक होल डिटेक्ट कर लिया है। इस डिस्कवरी से ब्लैक होल इवोल्यूशन में एक नई समझ आएगी। तो ये मई 25 में हुआ। अगस्त में एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई। पहली बार एक ऐसा प्लैनेट मिला, ठीक है, जिसमें जो कोलैप्स होके ब्लैक होल बना, बट अलग रीजन से बना। क्यों बना? एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम यंग सुपरनोवा एक्सपेरिमेंट, YSE, ये वाला जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किया, यंग सुपरनोवा एक्सपेरिमेंट ने किया। इन्होंने ये टेलीस्कोप यूज करके एक न्यू काइंड ऑफ सुपरनोवा ऑब्जर्व किया। सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा इज अ स्टार जब वो एक थोड़े समय के लिए जलता है। ये सुपरनोवा ब्लैक होल से ट्रिगर हुआ था, एक ब्लैक होल ने इसको ट्रिगर किया। ठीक है, ये ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के वजह से एक्सप्लोड किया। सुपरनोवा एक्सप्लोड करता है, तो पहली बार देखा गया कि ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से कोई सुपरनोवा एक्सप्लोड किया। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशनल एविडेंस। इसका कुछ इन लोगों ने बड़े अजीब अजीब से नाम रखते हैं, बट ये कुछ नाम इससे रखा है। ठीक है, तो ब्लैक होल ना क्या हुआ, मतलब ऐसा कुछ हुआ जो मेरी को समझ में आया। ये फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टार रहा होगा, ब्लैक होल ने इसकी आउटर ऑर्बिट को खींच लिया अपनी तरफ। क्योंकि आउटर ऑर्बिट को खींच लिया तो पूरा एक्सप्लोजन हो गया। ठीक है, तो जो जो स्टार की आउटर लेयर एनवायरमेंट की रही होगी उसको खींच लिया। ठीक, अब आते हैं हु आर द की प्लेयर्स इन ब्लैक होल रिसर्च। दो नाम हम देख चुके, एक दो। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट इंसान है, क्योंकि इन्होंने स्टेलर मास लिमिट बताई थी। इन्होंने बोला कि अगर कोई भी मरा हुआ स्टार 1.4 टाइम्स ऑफ सोलार मास है, मरा हुआ स्टार 1.4 टाइम्स ऑफ सोलार मास है, तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। जो हमने वो TOV लिमिट देखा था, वो एक जिंदा स्टार की बात कर रहा था। कुछ स्पेस एजेंसीज मेरे को लगा, क्योंकि ये बार बार घूम के आते हैं, आपको पता होना चाहिए। बस 5 मिनट। ओके, तो यू नो दैट नासा, ठीक है, US की स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो ये स्पेस एजेंसीज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आप रख सकते हो कि कौन सी स्पेस एजेंसी कहाँ की रहती है। कि मैंने पूरी चीज यहाँ पे कवर नहीं की है, बट प्लीज फाइंड आउट स्पेस एजेंसीज ऑफ द इंपॉर्टेंट नेशंस। जापान, जैक्सा है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसके बारे में सर्च कर लेना। बस नाम पता होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि मतलब इजी क्वेश्चन मिस हो जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन लास्ट पार्ट इसका इसरो के ऊपर में आया। मुझे लगा कि ये भी ढूंढना चाहिए कि इसरो क्या कर रहा है ब्लैक होल्स के ऊपर। तो इसरो ने अभी रिसेंटली ये जो लॉन्च किया, एक्सपोसेट, ठीक है, और एक एस्ट्रोसेट जो 2015 में हुआ है। तो इसरो भी ब्लैक होल्स की फील्ड में कुछ ना कुछ काम कर रहा है। ये दोनों चीजें हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आप नोट बना लो। एस्ट्रोसैट इस 2015 में इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, जो ब्लैक होल्स के रेडिएशंस और न्यूट्रॉन स्टार्स के रेडिएशंस को स्टडी करने के लिए यूज होती है। तो इट्स अ स्पेस ऑब्जर्वेटरी डेडिकेटेड फॉर ब्लैक होल्स। एक्सपोसेट, इट मेजर्स एक्सरे पोलराइजेशन टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड द ब्लैक होल्स एंड पल्सर्स। दुनिया में सेकेंड सच मिशन है आफ्टर नासा, इसको ध्यान रखना, ये 2024 का ही है। ये क्या कर रहा है, जो इसको ये सब हटा दो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह को, ये सोचो कि ब्लैक होल से जो एक्सरे निकल रही है उसको स्टडी करने के लिए ये एक्सपोसेट लॉन्च हुआ है। ठीक है, आदित्य L1 स्ट्रेंथन सोलर फिजिक्स कैपेबिलिटी, बिल्डिंग इंडिया एक्सपर्टीज इन स्पेस इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक, राइट, तो ये हमारा हुआ सेकंड टॉपिक। समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, राइट। तो एक टॉपिक और करना है कि नेक्स्ट वीक करें? मैं 3 कर लूंगा सोचा था, बट हैवी ना हो जाए। आप लोग बताओ। सर कर सकते हैं। राघव, बाकी लोग से भी पूछ लेता हूँ, तू तो कर लेगा। यस सर, कर सकता है। कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है मेरे को जो मिला था कि आरबीआई ने, और ये छोटा सा टॉपिक है तो इसमें ज्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ समझाने का नहीं है। बाकी दोनों में ना, एक में कहानी थी, एक में साइंस था समझाने का। इसमें हमारे पास उतनी कुछ कहानी नहीं है। चलो, तो आरबीआई ने ना अभी इनिशिएटिव्स, कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स अनाउंस किए। ठीक है, 4 डिजिटल इनिशिएटिव्स आरबीआई ने अनाउंस किए। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस्ड 4 मेजर डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव्स अनाउंस किए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में। मैं ये टॉपिक क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि इंडिया ना डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड का लीडर है। तो इस तरीके के टॉपिक्स बड़े अट्रैक्टिव हो जाते हैं एग्जाम में आने के लिए। तो मुझे लगा कि इसे हमें कवर करना चाहिए। इसके साथ हम इंडिया में यूपीआई की कहानी भी थोड़ी सी कवर करने वाले हैं। ठीक, तो इन्होंने जो 4 इनिशिएटिव लिए, ये 4 इनिशिएटिव हैं। यूपीआई हेल्प, बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी 4 इनिशिएटिव है। एक इनिशिएटिव है यूआई हेल्प, एआई बेस्ड असिस्टेंट चैटबॉट टू हेल्प यूजर्स विद फेल्ड ट्रांजैक्शन, रिफंड्स एंड मैंडेट्स। तो एक चैटबॉट बनाया है जिसमें फेल्ड ट्रांजैक्शन या रिफंड से रिलेटेड क्वेरीज हैंडल करेगा। यूपीआई रिजर्व पे, अगर आपके अकाउंट में पैसे कम है तो एक स्मॉल क्रेडिट आपके पास रहेगा जो आप यूज कर सकते हो रिजर्व में। ठीक है, आईओटी बेस्ड पेमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बोल रहे हैं अब तो स्मार्ट वॉच से भी ऑपरेट कर पाएगा। ठीक है, स्मार्ट वॉच या कनेक्टेड अप्लायंसेस जो होंगे उससे भी तुम ऑपरेट करोगे। जैसे रिमोट से टीवी का रिमोट मोबाइल से ऑपरेट हो रहा है ना, उसी तरीके से आप यूपीआई पेमेंट भी कहीं से ऑपरेट कर लोगे। चौथा है बैंकिंग कनेक्ट। बैंकिंग कनेक्ट मतलब अ यूनिफाइड इंटर ऑपरेबल नेट बैंकिंग फ्रेमवर्क लिंकिंग वेरियस बैंक सीमलेसली। सारे बैंक्स को एक जगह पर जोड़ने के लिए उन्होंने कुछ पहल दी है। ठीक है, इन इनिशिएटिव्स का एम क्या है? सिंपल है यार, ये तो ऐसे ही बताने की भी क्या जरूरत है। एक्सेसिबिलिटी, कन्वीनियंस, ये तुम्हारे पे को देना है उन्हें। ठीक, अब समझते हैं कि भैया इंडिया क्यों ये डिजिटल पेमेंट वाली वेव को लीड कर रहा है इंडिया में। उसका सबसे बड़ा रीजन है इंडिया की लीडरशिप और 2016 का डिमोनेटाइजेशन। इंडिया की जो लीडरशिप रही है, और इसका क्रेडिट सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं, ये पिछले 10 साल 15 साल गवर्नमेंट्स को जाना चाहिए, जो सारी गवर्नमेंट्स ने इंडिया के लिए काम किया है। ठीक है, तो ये विजनरी रहे हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट पहले से किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत सॉलिड है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ रोड। तो 2016 का जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, मतलब नोटबंदी हुई थी, तो लोगों के पास कैश विड्रॉल नहीं था। तो उन्हें एक ही तरीके से पैसे ट्रांसफर कर सकते थे, सब्जी खरीद सकते थे, दूध जो भाजी जो खरीदना था वो था डिजिटल पेमेंट। तो ऑटोमेटिकली हम सब डिजिटल पेमेंट की तरफ शिफ्ट हो गए। उसके पहले बहुत कम लोग यूज करते थे। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा पुश रहा। इंडिया में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। क्रिएशन ऑफ डीपीआई, आधार, जन धन योजना और यूपीआई। ठीक है, आधार जो है, राइट, आधार क्या चीज, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या बेटा? मैं शेयर कर चुका हूं, है स्क्रीन इज सर, है विजिबल सर, और है नॉट? सर, स्क्रीन विजिबल है। विजिबल है सर। अवनी चेक करो। ठीक है, क्रिएशन ऑफ डीपीआई, आधार, जनधन और यूपीआई, ये 3 चीजें हैं। आधार की जो सबसे पहले पहल हुई थी, ये हुई थी, इंपॉर्टेंट इंसान है नंदन नीलेकनी। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में नंदन नीलेकनी को अपॉइंट किया गया था। नंदन नीलेकनी एंड नारायण मूर्ति, दे आर द बिगेस्ट शेयर होल्डर्स ऑफ इन्फोसिस, दे आर द फाउंडर्स ऑफ इन्फोसिस। तो इन्फोसिस जो टेक कंपनी है, नंदन नीलेकनी जब उससे रिटायर हुए, तो गवर्नमेंट ने उन्हें हायर किया था
कि इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आधार खड़ा करने के लिए, उस समय ये विजन नहीं था कि पेमेंट हो, बट आधार जो है वो इनकी लीडरशिप में हुआ, नंदन नीलेकनी ने। जन धन योजना इज द बैंक अकाउंट जो सोशली कम जो सॉरी फाइनेंशियली जो वीकर सेक्शन है उनके भी बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। यूपीआई जो हम पेमेंट कर रहे हैं डिजिटल, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है इंडिया में। फिर इंडियन गवर्नमेंट भी डिजिटल कैंपेन्स काफी चला रही है ताकि आप पेमेंट्स ऑनलाइन करने लगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वर्ल्ड में जितना रियल टाइम पेमेंट हो रहा है, 46% ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स इंडिया में हो रहे हैं। इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स एज ऑफ 2025, सोच लो। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट्स का 46% इंडिया में हुआ लास्ट ईयर। अब इसके पहले मैं देखा कि यार ये तो आरबीआई ने कुछ और भी किया था थोड़े दिन पहले, इसका नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस। ठीक है, तो इन्होंने आरबीआई ने एक और हो सकता है आपको पता हो, क्योंकि ये पुरानी न्यूज है, जुलाई की न्यूज है, आप लोग न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं तो हो सकता है पता हो, जीके की तैयारी कर रहे हो। इंडिया डिजिटल सक्सेस इज नाउ गोइंग ग्लोबल थ्रू प्रोजेक्ट नेक्सस। तो इंडिया अब क्या कर रहा है, अब बाकी कंट्रीज पे भी अपना यूपीआई उनको दे रहा है, सिस्टम दे रहा है। It is Project Nexus is an initiative by Bank of International Settlement that links instant payments of multiple countries. तो अभी क्या हुआ है, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड इंडिया ये सब मिल गए हैं, और जैसे वहां का अपना जैसे फोन पे है या गवर्नमेंट का जो भारत पे या जितने भी यूपीआई हैं अपने कंट्री के, वैसे ही थाईलैंड का कुछ होगा, सिंगापुर का कुछ होगा। तो ये लोग आपस में मिल करके इंटर ऑपरेबिलिटी बोलते हैं, इंटर ऑपरेबिलिटी, ऑपरेशंस को इंटरचेंज कर रहे हैं। एक ही प्लेटफॉर्म में मैं बैठे बैठे यहाँ पर थाईलैंड में पैसा ट्रांसफर कर दूंगा अपने यूपीआई पेमेंट से, या मलेशिया में कर दूंगा, और वहां से लोग यहाँ पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं नेक्सस के थ्रू, आरबीआई ज्वाइन नेक्सस। नेक्सस एक प्रोजेक्ट है, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स अलोंग विद दीज। इससे क्या होगा, दिस विल कनेक्ट यूपीआई विद फॉरेन पेमेंट सिस्टम अलाउिंग इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स फॉर रेमिटेंसेज एंड ट्रेड। ठीक, तो अब इंडिया डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल में जा रहा है। 2026 में ये लाइव होगा, आसियान कॉरिडोर्स में ये लाइव होगा सबसे पहले, लॉन्च टाइमलाइन। ठीक है, अब ये कम इंपॉर्टेंट है बट फिर भी हम एक देख लेते हैं, व्हेन डिड आरबीआई लॉन्च दिस इनिशिएटिव्स एंड हाउ डू दे इवॉल्व। आरबीआई ने ये इनिशिएटिव्स कब कब लॉन्च किए, 2022 में उन्होंने डिजिटल रूपी पायलट एंड यूपीआई 123 पे कुछ फोन्स के लिए लॉन्च किया। यूपीआई एटीएम, क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई एंड रुपए क्रेडिट ऑन यूपीआई, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, आप लोग यूज नहीं करते होंगे। रुपए क्रेडिट ऑन यूपीआई मतलब यूपीआई में भी क्रेडिट्स मिलने लगे हैं, उसको लॉन्च किया। 2024 में प्रोजेक्ट नेक्सस में गया, और अभी 4 नए इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए। हमारे लिए काम के इस साल के जो हैं वो ज्यादा है, ठीक है, बट पुराने भी आ सकते हैं। हु आर दी स्टेक होल्डर्स, कौन कौन है भैया इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आ गया तो फाइनेंस मिनिस्टर पता होना चाहिए, कौन है फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया का, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण है ना, सीतारमण। तो वो पता होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ की गवर्नर्स, इनको ध्यान रखना है क्योंकि इनके समय ही ये सब चीजें हुई है। डॉक्टर रघुराम राजन, इन्होंने डिजिटल पेमेंट फ्रेमवर्क सबसे पहले बनाया था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब, बट रघुराम राजन को बाहर निकाला गया जब उनका टेन्योर थोड़ा खत्म हुआ या उन्होंने वापस से रिन्यू नहीं किया, ही वॉज डूइंग अ डिसेंट जॉब। ठीक, देन डॉक्टर उर्जित पटेल, इन्होंने डिमोनेटाइजेशन के समय यूपीआई एक्सपेंशन को ओवरसी किया। और अभी जो चल रहे हैं शक्ति कांता दास, इन्होंने ये सारे इंटीग्रेशन और काम किए। ठीक है, अब थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। हाउ बिग हैव यूपीआई एंड डिजिटल पेमेंट्स बिकम इन इंडिया। UPI has become India's most dominant payment system, transforming the digital economy. Monthly, on an average, 14 billion monthly transactions हो रहे हैं पर मंथ। ठीक है, 25 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ का मंथली ट्रांजैक्शन, ये मई जून मंथ का डेटा है। इंडिया का जो सिस्टम है 10+ कंट्रीज इसे अडॉप्ट कर चुकी हैं, वहां पर भी ये चल रहा है। ठीक है, वो जो 46% न्यूज थी वो मई जून की थी, जो लेटेस्ट मुझे
दिखाया वो दिखाया कि अराउंड हाफ, मोर देन हाफ रियल टाइम डिजिटल पेमेंट इंडिया में हो रहे हैं। ठीक, तो इंडिया का यूपीआई पेमेंट काफी बड़ा है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, यानी एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर तक के आप फ्रीली पैसे भेज सकते हो इधर से उधर। ठीक, तो दिस इज सच अ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैज हैपेंड इन इंडिया, जिसके वजह से द एंटायर पेमेंट सिस्टम हैज चेंज्ड। जो काफी बड़ा झटका ब्लैक मार्केट को भी इससे लगा है, ऑल्दो उसका कोई डेटा मुझे नहीं मिला। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास कैश नहीं है तो मैं ऑनलाइन पे कर रहा हूं, ऑनलाइन पे कर रहा हूं मतलब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में वो जा रहा है। ठीक है, कोई दुकानदार पहले मुझे बोल देता था कि क्योंकि उसके पास कैश जाता था, पहले पहले ये फैसिलिटी नहीं थी तो मैं कैश में ही पे करता था। कैश में पे कर रहा हूं तो हो सकता है वो गवर्नमेंट को दिखाई ना रहा हो कि उसके पास पैसा है, आया है। ठीक है, तो क्योंकि अब मेरे पास ये फैसिलिटी है और कस्टमर ये बोल रहा है कि मैं ऑनलाइन ही पे करूंगा, कोई शॉपकीपर आपको ये नहीं बोल सकता कि मैं कैश ही लूंगा, बिकॉज इस चीज की अगर रिपोर्ट हो गई तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, राइट। तो दिस इज द थर्ड टॉपिक फॉर टुडे। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक हम उसको उतनी डेप्थ में कवर करेंगे। जरूरी नहीं कि सब टॉपिक को एकदम डेप्थ में कवर करें। ठीक है, तो मेरे को एक बार तुम लोग बता दो, बिकॉज सी मैं जीके पढ़ा नहीं रहा हूं ना, मैं कभी नहीं पढ़ाया। हाँ, बट मैं जीके के आर्टिकल्स काफी सारे लिख चुका हूं पहले, बिकॉज मेरा एक जीके का ऐप था जो बंद हो गया है। तो आई हैव डन ऑल दोज एंटरप्रेन्योरियल थिंग्स बिफोर, तो आई नो हाउ टू स्टडी जीके। तुम मुझे बता दो, हाउ वाज द क्लास। चैट बॉक्स में डाल दो, दूसरे का इंतजार मत करो। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मेट को कंटिन्यू करूं आगे। ठीक है, सर एक डाउट था। तो हाँ, मैं देख लिया हूं, उसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीक में 2 या 3 दिन होगी, क्योंकि मैं सच मानो ये आपको जो चीजें दिख रही है इसमें टाइम लगा है। ठीक है, एंड डिस्पाइट मेरे पास चैट जीपीटी और गामा सबका पेड वर्जन है, ऑफ कोर्स पीपीटीज वगैरह वहीं से बनी है। ठीक है, बट रिफाइंड जो वर्क वहां पर गया है उसमें मुझे टाइम लगा है, राइट। सो बिकॉज आई हैव टू रीड द आर्टिकल्स एंड देन मैं इनपुट दे दे करके वो काम कर रहा हूँ। सो इट इट इज टाइम, और मैंने खुद के नोट्स भी इसलिए बनाए हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कहीं पर बताने होंगे तो वो आपको बताऊंगा। ठीक है, राइट। तो I will do 2 to 3 classes and maybe we will try to cover 8 to 10 topics. मैं आपकी हेल्प इस चीज में चाहूंगा कि आप मेरे को टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, ऑल्दो मुझे पता है क्या कराना है। और जरूरी नहीं है आप जो टॉपिक बताओ वो मैं करवाऊंगा ही, क्योंकि आप इतना छोटा मोटा कोई टॉपिक दे दिए मेरे को। हाँ, कि एक कहीं इवेंट हो गया छोटा सा, उस पे कुछ करा दो, मतलब फॉर एग्जांपल पद्म भूषण पद्म, ये सब मैं नहीं कराने वाला, वो आएगा ही नहीं। मतलब वो क्या पूछेगा, 100 लोग को वो अवार्ड दे देते हैं, उसमें क्या पूछेगा। एक आध क्वेश्चन कुछ पूछ लिया उसके बारे में तो वो बात अलग है, इट कांट बी ए 6 क्वेश्चन काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो आप, बट आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको लगता है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आने वाली क्लास में आर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैंने बना लिया है, जीएसटी के जो नए चेंजेस आए हैं उसके बारे में बना लिया है। तो वो सब हम डिटेल में करने वाले हैं डिस्कस, बट आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। अच्छा, अब राघव ने पूछा था कि राघव ये मेरे को व्हाट्सएप कर देना क्योंकि यहाँ से हट जाएगा। What or how was demonetization brought into play? Is just like any other money bill that was passed into parliament? No, ये मनी बिल नहीं था, एक तरीके से ये ऑर्डिनेंस था। ऑर्डिनेंस में कोई पार्लियामेंट वगैरह की जरूरत नहीं होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होता है कि ही कैन अनाउंस समथिंग सडनली, और ये एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था। अगर ये बिल पार्लियामेंट में पास होता तो लोग अपनी ब्लैक मनी को छुपा लेते, वैसे भी छुपा लिए। हुआ ये था कि रात के 8 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यूज चैनल पे आए, मतलब न्यूज मीडिया के सामने आए और बोले आज रात इतने बजे से 500 रुपए के पुराने नोट और 1000 रुपए के पुराने नोट नहीं चलेंगे। एंड ऑफ दी स्टोरी।
जिसके पास घर पे रखा है वो कल जाकर के बैंक में जमा करें, या कुछ दिन की विंडो दी थी जब जमा करें। ये भी बोला कि एक दिन में आप 4,000 से रुपए से ज्यादा बैंक से नहीं निकाल सकते। तो देयर वॉज अ विंडो दैट वॉज गिवन, आप उस पैसे को बैंक में जमा करके करते, आपको आपको नए नोट फिर डिमोनेटाइजेशन के बाद जो है वो मिले। तो इट वॉज नॉट अ मनी बिल, इट वॉज नॉट पास्ड इन टू पार्लियामेंट, इट वॉज अ सडन अनाउंसमेंट, एंड प्राइम मिनिस्टर हैज द पावर टू डू दैट। ठीक है। सर तो इसका लाइक कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है, कोई आर्टिकल रिलेटिंग टू इट? बिल्कुल देख यार, आर्टिकल तो मुझे नहीं पता, बट ऑर्डिनेंसेस हमारे उसमें दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऑर्डिनेंस के थ्रू कोई भी बिल पास हो सकता है। बिल पास हो सकता है यानी कोई लॉ बन सकता है, ऑल्दो वो स्पेशल ओकेजन्स में यूज होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट आ जाता ना कि हाउ कैन यू डू दैट, तो डेफिनेटली वो पावर है। ठीक है। यस सर। रशिया यूक्रेन वॉर के वो करवा दूंगा, रशिया यूक्रेन वेपन्स यूज हुए, अरे ये सब क्या है, वेपन वेपन ये सब हमारे टेस्ट में टाइम पास पूछते हैं, रियली डाउट एक नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेपन्स को इतना पूछेगा, बट देख लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है। चलो, मुझे ये पीपीटी कब मिलेगा? ये पीपीटी नहीं मिलेगा, मैंने पहले ही बोला था, पीपीटी वीपीटी के चक्कर में आप मत रहना, मैं आखिरी में कभी दे दूंगा। पीपीटी के मैं देने लगा तो आप नोट्स ही नहीं बनाओगे, वो भी मेरा मन, वो भी उस बच्चे को जो मेहनत करता है ना, मतलब जो टाइम पास करता है, इधर आता है क्लास में सुन के चला जाता है कि सर की मेहनत है, तो उसको तो मैं नहीं दे रहा हूं, एज सिंपल एज दैट। तो अभी जिसने नहीं बनाया, जो नोट्स बनाया होगा उससे ले लेना, या रिकॉर्डिंग अगर हो रही होगी तो रिकॉर्डिंग देख देख लेना, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, उससे कर लेना। मैं कुछ नहीं कर सकता सिमरन, मैं नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा, नो प्ली व्हाट्सोएवर फॉर पीपीटी, दे दो, नहीं देने वाला अभी तो बिल्कुल नहीं। ये आपको मैं बाद में मन किया तो चुनिंदा लोगों को दे दूंगा, आप मेरे से पूछ लो आपसे क्या मिस हुआ है, मैं फिर से पीपीटी दिखा दूंगा, वो एक अलग बात है। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी, ये रिकॉर्डिंग आप देख लेना, आप तो अपने आप ही नोट्स बन जाएंगे फिर, है ना, जो मिस हुआ है। चलो, ठीक है गाइज, सो थैंक यू वेरी मच, वी विल कीप कपल ऑफ 2 or 3 क्लासेस नेक्स्ट वीक ऑल्सो। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू।